हाँ भाई, नमस्कार, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का और मेरे प्यारे प्यारे भावी लाडले शिक्षक शिक्षिकाओं का वेलकम, स्वागत, अभिवादन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की वजह से क्लास आधा घंटा लेट हो गई, 8:30 की जगह 9 हो गया। चलिए, तो वेलकम सभी मित्रों का, दोस्तों का। बिल्कुल सभी मित्र जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, वेलकम। देखिएगा, क्लास को आज हम बहुत कुछ बेहतर और सुपर चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जहां पर हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में बात की थी। किसकी बात कर चुके थे? माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, विदित है बहुत अच्छे से, हम लोग अपनी पिछली क्लास में अपसामान्यता यानी कि एबनॉर्मलिटी की हम लोग बात कर चुके थे, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें यहाँ पर सीखी थी। उन चीज़ों के आधार पर आगे बढ़े थे हम लोग। उसके बाद हमने पढ़ा अपसामान्यता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी क्या होती है। वाकई अपसामान्यता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसके सामाजिक मानदंड, मूल्य मानदंडों से हटकर होते हैं। यानी समाज के जो नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य आदि होते हैं, उनसे हटकर जो व्यक्ति व्यवहार करता है वही एबनॉर्मल कहलाता है, वही अपसामान्य या असामान्य कहलाता है। जिससे व्यक्ति के समायोजन पर प्रभाव पड़ता है, उसकी दैनिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम लोग उसी को क्या समझ रहे थे? बिल्कुल 100%। जी हाँ, बहुत दिन बाद तो नहीं, बस 2 दिन बाद। बिल्कुल बिल्कुल फाइन। चलिए देखिएगा, तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि असामान्यता की पहचान के प्रमुख मानदंड क्या हो सकते हैं, क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं। तो हम लोगों ने समझा, एक तरफ मानदंड हमने पढ़ा, दूसरी तरफ हम लोगों ने उसका विवरण पढ़ा। तो मानदंडों में पहला मानदंड हम लोग डिस्कस कर रहे थे सांख्यिकीय विचलन यानी स्टैटिकल डेविएशन। यदि किसी व्यवहार की आवृत्ति सामान्य जनसंख्या में बहुत कम होती है, बस अर्थात जनसंख्या में जो कार्य बहुत कम होता है, वाकई वही स्टैटिकल विचलन है। सिंपल सी भाषा में ऐसे समझो। उसके बाद सामाजिक मानकों के विचलन हमने पढ़े, यानी सामाजिक नियम और मानदंडों का उल्लंघन, मूल्यों का उल्लंघन करने वाले निश्चित तौर पर इस विचलन से या इस प्रकार के अपसामान्य विकार से ग्रसित होते हैं। तीसरा विकार हमने पढ़ा था व्यक्तिगत संकट, यानी कि सीधा सीधा अत्यधिक चिंता, अवसाद और भावनात्मक असंतुलन के कारण व्यक्ति जो है वो अपने एक प्रकार के अवसाद से पीड़ित हो जाता है। ओके, डजेंट मैटर। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास कई बार क्या होता है कि जिन मित्रों ने, दोस्तों ने, प्यारे बच्चों ने अपनी एप्लीकेशन में, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा ना, उनके पास कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करो जब मौका मिले। फिर समायोजन की अक्षमता की बात करें तो ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है बेटा, वो समायोजन है। वास्तविकता से विचलन, भ्रम या मति भ्रम होना, है ना, डेल्यूजन और हेलुसिनेशन का होना, ये हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे अपनी प्रश्नोत्तरी सीरीज में। फिर सामान्यता और बनाम असामान्यता की हम लोगों ने बात की थी। विशेषताएं, जहां पर व्यवहार के स्वरूप की बात करें तो सामान्य लोगों का कैसा होता है, सामाजिक रूप से स्वीकृत होता है व्यवहार, लेकिन असामान्य लोगों का समाज विरोधी होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अनुकूलन क्षमता सामान्य लोगों की कैसी होती है, उच्च होती है, लेकिन असामान्य लोगों की निम्न होती है। ठीक है, इसी प्रकार समस्या भावनात्मक स्थिति सामान्य लोगों की संतुलित होती है, बस अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और अपसामान्य लोगों की अत्यधिक चिंतित और अवसादग्रस्त होती है। इसी प्रकार समस्या समाधान की क्षमता सामान्य लोगों की तर्क के आधार पर होती है, जबकि इनकी निश्चित तौर पर अव्यवस्थित और भ्रमपूर्ण होती है, मतलब हमेशा संदेह होता है। ठीक है, अनुभव की स्पष्टता यथार्थता से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके इनके अनुभव सामान्य लोगों के, लेकिन असामान्य लोगों के वास्तविकता से तो उनका विचलन होता है। ठीक है, इसी प्रकार हमने पढ़ा अपसामान्यता के दृष्टिकोण, अप्रोचेज, दृष्टिकोण में जैविक पढ़ा, मनोविश्लेषणात्मक पढ़ा, व्यवहारवादी पढ़ा। अच्छा,
जैविक कैसा होता है, मस्तिष्क संरचना आनुवंशिकता से रिलेट करता है। मनोविश्लेषण अवचेतन अचेतन से संबंधित है। व्यवहारवादी सीखे हुए व्यवहार से संबंधित है। संज्ञानवादी नकारात्मक सोच और गलत धारणाओं से संबंधित है। मानववादी आत्मविश्वास में बाधा डालता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव इस पर पड़ता है। उसके बाद फिर हमने क्या असामान्यता एक निरपेक्ष संप्रत्य है, ये सुपर क्वेश्चन पढ़ा था। निरपेक्ष संप्रत्य है तो उत्तर आया नहीं, बल्कि असामान्यता एक सापेक्ष क्या है, एक सापेक्ष संप्रत्य है। यही तो बात की थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये सापेक्ष संप्रत्य है असामान्यता, निरपेक्ष नहीं है। तो सापेक्ष होता है, समय, संस्कृति, समाज और संदर्भ के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए सापेक्ष है ना। जैसी जो लोग असामान्य होते हैं ना, निश्चित तौर पर वो समय के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप, समाज के मानदंडों के अनुरूप और जो भी विषय वस्तु के संदर्भ के अनुरूप बदलते रहते हैं। याद रखना, उदाहरण, एक ही व्यवहार जो एक संस्कृति में सामान्य होता है, वही व्यवहार दूसरी संस्कृति में असामान्य माना जाता है ना। हमारे यहाँ पर तो ऐसा होता है, लेकिन तुम्हारी संस्कृति में यार विवाह की रीति रिवाज ही अलग है, परंपराएं अलग हैं, बस वही चीज। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। जो व्यक्ति किसी सामान्य स्थिति में भी अत्यधिक भयभीत होता है, सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है, और सामाजिक संपर्क से बचता है, यानी सामाजिक संपर्क से जुड़ने की बजाय उसमें अलगाव होता है, उसे असामान्यता की श्रेणी में रखा जा सकता है। और आज की क्लास में फिर हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे थे, असामान्यता कोई एक रूप या निश्चित श्रेणी नहीं होती, बल्कि यह एक सतत यानी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया होती है, जहां सामान्य और असामान्य के बीच का अंतर सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत मानदंडों पर निर्भर करता है। व्यक्ति की जैसी संस्कृति, जैसा समाज और जैसे व्यक्तिगत मूल्य, उन पर ही निर्भर करती है उसकी असामान्यता। क्लियर? तो यह एक सतत प्रक्रिया है निश्चित तौर पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोवैज्ञानिक विकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या पढ़ेंगे मेरे लाडलो? अरे हिस्टोरिकल, यानी बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। भाई ये सुपर सुपर चैप्टर है, ठीक है बेटा। यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे ना आपके मेन जो फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से 100% बनते हैं। किसी हाल में ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बने हो, और कई बार तो 4-4, 5-5 प्रश्न बना लेता है। इसलिए टॉपिक, ये चैप्टर आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रियली। अब बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम क्या पढ़ते हैं। भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सीधा सीधा संबंध हुआ समय के अनुसार, समय के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण। अब समय के अनुसार कैसे बेटा? देखिएगा, यानी कि सीधा सीधा संबंध है, यानी मनोवैज्ञानिक विकारों का इतिहास क्या बतलाता है। यानी आज तक जिन लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पाए जाते थे, जो लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से युक्त होते थे, जो लोग साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विकारों से जो लोग पीड़ित होते थे, तो उनका इतिहास क्या बयां करता है। क्या मानते थे हमारे प्राचीन लोग, क्या मानते थे हमारे इतिहास की पृष्ठभूमि के जो हमारे एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो क्या माना करते थे। प्राचीन काल में कैसा था, मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या बताती है। प्राचीन कालीन जो विद्वान हुए, मनोवैज्ञानी हुए, जिनमें हम लोग हिप्पोक्रेट्स को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, डेकार्टो को पढ़ते हैं, तो इनकी अवधारणाएं यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर क्या हुआ करती थी, उन सब की कहानी आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे
यार समय परिवर्तन के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकारों का इतिहास क्या बयां करता है, वास्तव में इनके गर्भ में क्या छिपा है, इनके इतिहास में क्या इनकी अवधारणाएं छिपी है, पहले लोग मनोवैज्ञानिक विकारों को किस आधार पर जानते और समझते थे, उनके उपचार के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते थे, उन चीजों की बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, आपको पता है पहले तो भूत प्रेत है ना, वो देवी देवताओं के किस्से कहानियां बहुत ज्यादा चला करते थे। इवन आज भी उसका प्रचलन है बहुत सारी जगहों पर। लोग ऐसा बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से, कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है, विकृत है ना, दुखी है, पीड़ित है, तो लोग आज भी कहते हैं अरे भाई तुम्हारे ऊपर तो किसी मतलब कोई भूत प्रेत योनि का कोई प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, घटित हो रहा है। समझ में आ रहे? तो वही उन भूत प्रेत जादू टोनों का प्रभाव है भाई तुम्हारे साथ, इसीलिए तुमको सावधान रहना पड़ेगा, तुमको उस बाबा जी के यहां पर जाना पड़ेगा। और यही तो रीजन है कि आज भारत में कितना अंधानुकरण चल रहा है। आज भी मतलब वर्तमान में इस वैज्ञानिक युग में भी लोग अंधानुकरण कर रहे हैं उन रूढ़िवादियों का, उन प्राचीन परंपराओं का, उन जादू टोनों और उन देवी देवताओं संबंधी अपकृत कार्यों का, जो होना नहीं चाहिए। क्योंकि वास्तविकता कुछ और है, विज्ञान हकीकत में जीने की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, प्रयोगात्मक तरीकों की बात करता है। तो यही बात, तो हमारे मनोवैज्ञानिक विकारों के संबंध में भी ऐसी बात आज हमें देखने को मिलेगी। चलो देखो बेटा, देखो सबसे पहले प्राचीन काल में विकारों की समझ है ना, यानी अंडरस्टैंडिंग इन एंशिएंट टाइम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं आज हम, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शब्द आते ही समझ जाया करो, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकारों का इतिहास क्या बयां करता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके आधार क्या हैं, उसके रीजन क्या हैं, उसके उपचारात्मक तरीके क्या हैं, उन सब की बात आज हम यहां पर करने वाले हैं। देखो प्राचीन काल में मानसिक विकारों को अलौकिक शक्तियों, अब अलौकिक शक्तियों मतलब जो इस लोक में नहीं है, जो इस लोक में अर्थात हकीकत में वास्तव में प्रयोगात्मक अर्थ में जो नहीं है, उन अलौकिक शक्तियों यानी भूत प्रेत, दुष्ट आत्माओं या दैवीय प्रकोप का परिणाम माना जाता था। क्या प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक विकारों का जो कारण होता था, मनोवैज्ञानिक विकारों की जो अवधारणा समझी जाती थी, मनोवैज्ञानिक विकारों से दुखी या पीड़ित लोगों का जो रीजन माना जाता था, वो किसको माना जाता था बेटा? अलौकिक शक्तियों को। किसको माना जाता था बच्चे? अलौकिक शक्तियों को, जिसमें भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है भाई, दैवीय प्रकोप है। अरे यार उस व्यक्ति पर तो भाई दुष्ट आत्माओं का साया पड़ा हुआ है, इसीलिए वो व्यक्ति जितना कमाता है ना वो सब निकल जाता है। यार उस व्यक्ति पर तो पूछो मत, ऐसा दैवीय प्रकोप है ना, किसी भूत प्रेत की चपेट में आ गया है, अब वो उस व्यक्ति का जीना संभव है नहीं है। आपने तो देखा होगा, आज भी हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं, हमारे साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो जादू टोनों का प्रभाव आज भी बहुत मतलब बहुत बहुत सर चढ़कर बोलता है। इवन मैंने भी अपनी आंखों से ऐसी दैवीय शक्ति को देखा है, मतलब हद से हद हो गई, हद से हद हो गई कि उन्होंने मतलब यार जो पानी होता है ना, पानी जल वाटर, वो उसके अपने कमंडल में होता है और उससे वह सोने और चांदी के ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी बना देता है सिर्फ पानी से, और फिर उसे पब्लिक में बांट देता है। ऐसे ऐसे चमत्कार, मतलब आज भी ऐसा माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण, व्यक्ति की पीड़ा दुख कष्ट का कारण उसके भूत प्रेत दुष्ट आत्माओं का प्रकोप या दैवीय प्रकोप माना जाता है। ठीक है ना? वेलकम।
100% याद रहेगा। आप ज्यादा टेंशन मत किया करो भाई, यहां पर स्पष्ट लिखा है बेटा बहुत आसानी से, वो तो मैं उसको एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाता हूं। ऐसे अगर आप लिखने लगोगे तो फिर आप अपना तर्क यूज कहां करोगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करोगे। आप सिर्फ रट्टू तोते मत बनो, तर्क यूज करो, अपना विवेक यूज करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। और हां, क्लास को आप 3-4 बार सुनो आपके एग्जाम से पहले, अभी बहुत टाइम है आपके पास और आराम से सुन सकते हो, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका यही है बेटा कि आप क्लास को 4-5 बार सुनोगे तो आपकी जिंदगी में वो चैप्टर, वो कहानियां, वो किस्से, वो तरीके आप कभी मिस नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सिर्फ देखो, किताबें और नोट्स तो दुनिया के पास भरे पड़े हैं, मार्केट पूरा भरा पड़ा है। जब आप किताबों के और बुक्स के मार्केट में जाते हैं तो वो लोग कैसे, मतलब आपकी अगुवाई में तैयार बैठे होते हैं, आपको एक से एक अच्छी पुस्तकें दिखाते हैं। मैटर वही पुस्तकों में है जो हम पढ़ाते हैं, आपको बुक्स में इतना ही मिलेगा, लेकिन यहां पर ये डिटेल्ड स्टोरी जो है वो डेली लाइफ से रिलेट करते हुए हम लोग कनेक्ट करते हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसलिए आप इतना मत उलझिएगा, आप अच्छे से चीजों को सीखिएगा, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन एग्जाम्पल्स को डेलिब्रेट करना सीखिएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू आर द नेक्स्ट टीचर, यू आर द नेक्स्ट टीचर, यू आर द नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, राइट। आएगा, बहुत जल्दी आएगा, डोंट वरी, आप आगे बढ़ते जाओ। तो एन एंशिएंट टाइम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर बिलीव्ड टू बी caused by supernatural forces, evil spirits और divine punishment। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपचार के तरीके क्या होते थे फिर? जब ऐसा समझा जाता था तो फिर उसके उपचार के तरीके क्या अपनाते थे? भैया झाड़ फूंक करवाना है, अरे यार वहां पर एक दैवीय शक्ति है, भाई साहब क्या चमत्कार है उसके, अरे क्या पूछो मत, अगर कोई गलती से वहां झाड़ा लगाने चला जाता है ना भाई साहब, उसकी जिंदगी बन जाती है ना। तो झाड़ फूंक आज भी है, एक्सोर्सिज्म, ठीक है ना, धार्मिक अनुष्ठान, अरे तुम्हें एक यज्ञ करवाना पड़ेगा, तुम्हें एक हवन करवाना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे पाठ पूजा करवानी पड़ेगी, तुम्हें रामायण का पाठ करवाना पड़ेगा, और वही धार्मिक अनुष्ठान फिर तुम्हारे सारे रोग कट जाएंगे, तुम्हारे सारे रोग मिट जाएंगे। और आप तो जानते ही हो, भारतीय संस्कृति आज भी धार्मिक अनुष्ठानों, दैवीय शक्तियों पर अपना जीवन जो है वो चलाती है। और आज धर्म का बोलबाला संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सर चढ़कर बोलता है, जबकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे उनका ऐसा कोई धर्म नहीं होता। तब धर्म तो होता है, लाइक उनके ऐसे देवी देवता, उनके आराध्य, उनके उपासक, ऐसा नहीं, नेवर, कुछ नहीं होता। व्हाट्स द रीजन? रीजन सिर्फ इतना है कि हम जिस श्रद्धा भाव से, जिस भाव से जिस काम को करने का मन बना लेते हैं, उस काम में हमें सफलता मिल जाती है और श्रेय मिल जाता है उस पर्टिकुलर देवता या देवी को। चलिए, शरीर से आत्मा निकालने के लिए यातनाएं क्या करते हैं? अरे भाई उसमें तो भूत प्रेतात्मा घुस गई है, अब उसको निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए आपको झाड़ फूंक करवाने के लिए वहां जाना पड़ेगा, उस आराध्य स्थल पर जाना है, उस देवता के यहां जाना है, उस देवी के यहां जाना है ना। और ऐसा माना जाता है, एक्चुअली ये आपका भाव है, एक श्रद्धा है। हमारा विज्ञान कहता है कि जब हमारे शरीर की इंद्रियां जो है ना वो हमारे हिसाब से चल सकती हैं, अगर हम उन्हें सही से कमांड करें तो। निश्चित तौर पर होता क्या है, जैसे ही आप अपने मंदिर, वहां पर मंदिर और आराध्य स्थल पर जाते हो तो वहां पर आपकी इंद्रियां जो है ना वो एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है, इसलिए आपके मन मस्तिष्क को आपको शांति मिलती है, इसलिए आपको बहुत सुकून सा मिलता है।
जबकि घर में क्या होता है, दिमाग उधर दौड़ेगा, यार वो काम मुझे ऐसे करना है, यार बच्चों के लिए ये करना है, यार हमें अपनी पत्नी के लिए ये करना है, यार हमें वो अपने पार्टनर के लिए करना है, मुझे माता पिता के लिए दिमाग 10 जगह डाइवर्जन चल रहा था। तो दिमाग क्या हो जाता है, पजल हो जाता है, आपको हेडेक होने लग जाता है, आप परेशान हो जाते हो। फिर क्या होता है, थोड़ा सा जैसे ही आप उस जगह पर जाते हो तो वहां पर आपकी ज्ञानेंद्रियां, जो आपकी इंद्रियां हैं, वो एक जगह सेंट्रलाइज होकर एक वर्क में लगने लग जाती हैं। तो वहां पर क्या होती है, शांति की अनुभूति होती है। ठीक ये काम आप घर पर भी करके देख सकते हो। यस, तो वही चीज है। तो शरीर से आत्मा निकलवानी पड़ेगी भैया, उसके तो वहां पर भूत प्रेत की आत्मा जो है ना उसके शरीर में घुस गई है। इसलिए भाई साहब पूछो मत क्या हाल हो रहा है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन दृष्टिकोण यही कहता है। प्राचीन दृष्टिकोण के अंतर्गत भूत प्रेत है ना, प्रेतात्माएं, दैवीय आत्माएं, उनका प्रकोप देखा जाता है और उसके उपचार के लिए इस प्रकार से यहाँ पर झाड़ फूंक के लिए धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते हैं और शरीर से आत्मा निकालने के लिए यातनाएं उसको दी जाती हैं, है ना। उसको आग पर यानी फायर पर से संपर्क करवाया जाता है ना, उसे गर्म पानी से नहलाया जाता है। मैं कहता हूं कि यहां पर ऐसी स्थिति में बिल्कुल वेलकम, स्वागत, अभिवादन। चलिए उसके बाद हिप्पोक्रेट्स क्या कहते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है हिप्पोक्रेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा ये आधुनिक चिकित्सा के जनक हैं। हिप्पोक्रेट्स को अगर जानते हैं हम लोग तो इनको आधुनिक चिकित्सा का जनक, ये आ गया, आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। ये ग्रीक आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है बेटा, इनको याद रखना। ये ग्रीक थे, यूनानी थे और इनका टाइमिंग 400 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। 400 बीसी, बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। ठीक है ना। देखिए तो हिप्पोक्रेट्स यही कहता है, ग्रीक चिकित्सक हैं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हिप्पोक्रेट्स क्या कहते हैं, देखो बेटा, असलियत में हिप्पोक्रेट्स एक शरीर शास्त्री थे। असलियत में एक शरीर शास्त्री थे हिप्पोक्रेट्स, एक चिकित्सा शास्त्री थे हिप्पोक्रेट्स। तो इनका ऐसा मानना था, ओ माय गॉड, मेरे से क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर आप मानते हैं ऐसी अदृश्य शक्तियों को। मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं भाई, इसीलिए मानता हूं क्योंकि मुझे भी कई बार क्या होता है, जब थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ना तो शांति की जरूरत होती है। और ऐसा लगता है, ऐसा मन में धारणा बनी हुई है और ऐसा माइंडसेट कर रखा है कि यार वहां जाने से शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारे दुख और दर्द जो है ना वो दूर हो जाते हैं। और ये दुख दर्द कैसे दूर होते हैं, आपकी मानसिक शांति से होते हैं। और ये मानसिक विकार ही तो हैं जो आपको परेशान करते हैं, वही तो आज हम पढ़ रहे हैं। तो हिप्पोक्रेट्स ने मानसिक विकारों को शारीरिक कारणों से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किससे जोड़ा बेटा, शारीरिक कारण, ये याद रखना है आपको, शारीरिक कारणों से जोड़ा है। अब कैसे जोड़ा है, उन्होंने माना कि मस्तिष्क की असामान्यता और शारीरिक द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य शरीर में द्रव्य होते हैं, एक ह्यूमर नाम का द्रव्य होता है जिसे इन्होंने फ्लूइड भी कहा है। क्या कहा है बेटा, फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड कहा है। तो ये फ्लूइड जिसको शारीरिक द्रव्य या रसायन भी कहते हैं, ये इसके असंतुलन के कारण मानसिक बीमारी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हिप्पोक्रेट्स ऐसे एक चिकित्सा शास्त्री हैं जो यूनानी दार्शनिक भी थे, एक चिकित्सा शास्त्री भी थे, यानी एक शरीर शास्त्री भी थे। इसीलिए आज के समय में इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। और आधुनिक चिकित्सा का जनक का सीधा सीधा अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ फ्लूइड भरा होता है, कुछ द्रव होता है और वो द्रव के 4 तरीके, 4 वेजेज होते हैं, 4 स्टेजेज होती हैं, ऐसा हिप्पोक्रेट्स बताते हैं। यानी वास्तव में जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है तो निश्चित तौर पर
और यानी वो बड़ा स्फूर्तिवान होता है और अपने कार्य में जब जब वह एक्टिवली अपने कार्य को मन से और ध्यान पूर्वक करता है तो उसे सफलता की आशा और अनुभूति होने लग जाती है। भाई कई बार कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैं पढ़ाते समय उनकी खोपड़ी दर्द कर रही है ना, उनकी टांगें दर्द कर रही हैं, उनके पेट दर्द कर रहा है, वो बड़े परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से। वो कहते हैं सर मैं बहुत हेडेक होता है मुझे पढ़ते वक्त, ना कुछ याद होता है, बहुत घर में अशांति रहती है, सर बच्चे परेशान करते हैं, सर हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो भाई क्या करो, तुम अशांत इतने हो तो कैसे तुम्हें कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहां पर जिनका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बेहतर होता है, जिनमें रुधिर की मात्रा, ब्लड की मात्रा बहुत अच्छी अधिक होती है, तो ऐसे लोग बड़े आशावादी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कभी भी कार्य करते वक्त थकान नहीं होती, उनको कार्य करते वक्त कभी भी बोरिंग नहीं लगता, उनको कार्य करते वक्त कभी दूसरे ख्यालात नहीं आते, वे अपने एक काम को मन लगा के करते हैं, इसलिए उन्हें सफलता की अनुभूति होती है। अगर आप भी ऐसा करोगे तो इस बार आपको भी सफलता का एहसास और अनुभूति होने लग जाएगी। एक दिन आपके मन के अंदर से निकलेगा आई कैन डू इट, आई विल डू इट ऑल्सो, मैं एक करूंगा, मैं एक कर जाऊंगा, कर जाऊंगी, ऐसा भाव आपके अंदर से आएगा। तो उसे ही हम लोग यहां पर इसी प्रकार हिप्पोक्रेट्स का ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की असामान्यता का कारण उसके शरीर में अंदर भरे हुए उस रसायन, उस द्रव, उस ह्यूमर, उस फ्लूइड का कारण होता है, फ्लूइड कारण होता है, जिसके कारण व्यक्ति असामान्य या असामान्य मनोविकार से पीड़ित हो जाता है। ऐसा हिप्पोक्रेट्स का कहना है। तो हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विकार या असामान्यता का कारण किसको बताया बेटा? शारीरिक द्रव्यों को बताया है, उनकी इम्बैलेंसिंग स्थिति को, उनकी असंतुलित स्थिति को बताया है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित है तो 100% आप मानसिक विकार के शिकार होंगे। अगर आपका प्लेग्मेटिक जो द्रव है वो अगर असंतुलित है तो भी आप मानसिक विकार के शिकार हो जाएंगे। अगर आपका पीला पित्त जो है या काला पित्त जो है अगर वो भी असंतुलित है तो आप उसी प्रकार के मनोविकारों से पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। चलो आगे बढ़ो। इन्होंने 4 प्रकार के ह्यूमर बताए थे, 4 प्रकार के रसायन बताए थे, ठीक है ना। इनको द्रव भी कहते हैं, इनको फ्लूइड भी कहते हैं, बस यही ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखो। पहला होता है रक्त, जिसे हम, इसमें कौन सा द्रव भरा होता है? द्रवों के नाम यहां पर लिख देता हूं, सेंगुइन, इसे कहते हैं सेंगुइन, और ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। सेंगुइन नामक द्रव होता है बेटा। कौन सा होता है? सेंगुइन नामक द्रव होता है जो ब्लड, यानी इसके प्रति या इस ऑप्टिमिज्म टाइप के लोग होते हैं, आशावादी लोग होते हैं, ये जिनमें सेंगुइन नामक द्रव भरा होता है, द्रव होता है, वो लोग आशावादी होते हैं, वो लोग क्रियाशील होते हैं, वो लोग कर्मठ होते हैं, वो लोग उत्तेजित होते हैं, वो लोग स्फूर्तिवान होते हैं, और वो लोग निश्चित तौर पर, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना, वो लोग निश्चित रूप से बहुत ऊर्जावान और सक्रिय प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और उन्हें अपने आप पर विश्वास होता है कि मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं संजय सर के साथ साइकोलॉजी पढ़ूंगा तो निश्चित तौर पर मुझे सफलता प्राप्त होगी, उन्हें यह विश्वास होता है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होता है सेंगुइन नामक शारीरिक द्रव। दूसरे होते हैं पीले पित्त वाले। अब पीले पित्त वाले होते हैं, यहां पर अगर उनकी बात करें हम लोग तो ये मेलनकोरिक होते हैं। पीले पित्त वाले, इनमें इस टाइप का जो येलो बाइल नाम का यहां पर द्रव भरा होता है। पीले पित्त वाले ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अग्रेसिव, आक्रामक व्यवहार इनका होता है। यानी अगर जिनमें इस द्रव की प्रधानता होती है तो उनमें एक मनोविकार उत्पन्न होता है, क्रोध वाला, और कहते हैं कि क्रोध इंसान को स्वयं को जलाता है, स्वयं को मारता है, स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस विकार से बचो,
इस विकार से दूर रहो। जब जब आपको आपके घर में क्रोध आया तो आपने अपनी मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन से झगड़ा किया और उस झगड़े के कारण आप असफलता के शिकार हो गए। इवन आजकल तो क्रोध के कारण भाई भाई को मार देता है। अजीब विडंबना है, अजीब वाकया है। इसीलिए इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। इसी प्रकार चलिए काले पित्त वाले की बात करें, कॉलेरिक। ये कैसे होते हैं बेटा? देखो यहां पर ब्लैक बाइल वाले ये उदास, खिन्न, दुखी प्राय होते हैं, विचारशील होते हैं, है ना, दुखी, जिनमें काला पित्त प्रधान फ्लूइड होता है, ह्यूमर होता है। ऐसे लोग निश्चित तौर पर इस प्रकार के मनोविकारों से पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा मानना है हिप्पोक्रेट्स का। क्लियर? इसकी बहुत अच्छी डिटेल हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिप्पोक्रेट्स इन द चैप्टर ऑफ पर्सनालिटी, वहां पर डिस्कस किया है इसके बारे में। बलगम, इनमें प्लैग्मेटिक होता है, प्लैग्मेटिक, ठीक है ना। और इस प्रकार के लोग निष्क्रियता वाले होते हैं निश्चित तौर पर, और निष्क्रिय का मतलब सीधा सीधा सा, ये जो लोग होते हैं वो आलसी टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? आलसी टाइप के होते हैं, आलसी टाइप के लोग होते हैं, धीमी गति वाले होते हैं। बिल्कुल बेटा, 11th 12th एनसीईआरटी का ही ये चैप्टर है आपका, आपको ध्यान होगा। और हम पूरी पढ़ा चुके हैं ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इसके बाद स्टैटिक्स। उसके बाद आपका कोई चैप्टर एनसीईआरटी का बचा ही नहीं है। आप ढूंढ के बता दो हमको, कोई बचा हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो से आपकी क्लास शुरू करेंगे। और इस बार रैंक तो हम इतने सारे बच्चों की लाएंगे, यही जिद है हमारी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार ऐसा ही तो प्रोवर्ब्स बने हुए हैं हमारे, है ना, लाल पीला होना। चलिए, तो इस प्रकार के यहां पर 4 प्रकार के ह्यूमर्स की बात करते हैं आपके हिप्पोक्रेट्स। कौन करते हैं बेटा? हिप्पोक्रेट्स। इनका टाइमिंग क्या है? 400 ईसा पूर्व है। कहाँ के थे? यूनान के थे। आधुनिक चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चे। अगला देखो, अब पढ़ लेते हैं मध्यकाल में मनोवैज्ञानिक विकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या बताती है। यानी मिडाइवल पीरियड में जो आपके मनोवैज्ञानिक विकार होते थे उनको किस कारण से उनको देखा जाता था। तो मध्यकाल में फिर से मानसिक विकारों को पाप, भूत प्रेत और जादू टोने से जोड़ दिया गया। यानी मिडाइवल पीरियड के लोग भी आपके सभी मनोविकारों के कारणों का संबंध भूत प्रेत, जादू टोने या फिर पाप कृत्यकारियों से जोड़ते थे। इसी आधार पर विचार था उनका कि मानसिक रोगी पर शैतान का प्रभाव है, शैतान का साया है, उस भूतनी का साया है। मैं कहता हूं आज के इस युग में, आज के इस विज्ञान के युग में, आज जिंदा मानव के जो मानव भूत और भूतनियां है ना, उनसे सबसे बड़ा भय है। जो मृत हैं ऑलरेडी, उनसे काहे का भय है? भय तो आपके आज के आपके इर्द गिर्द घूमने वाले उन जिंदा भूतों का है जो आपको खल्लास कर देते हैं, जो आपकी गर्दन उड़ा देते हैं, जो आपको ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं, ड्रम के अंदर, और फिर उसमें सीमेंट भर देते हैं कि जैसे कभी आप थे ही नहीं। तो आजकल तो ऐसे लोगों का
ज्यादा प्रभाव है। लेकिन हमारे मिडाइवल पीरियड के लोग भी ऐसा मानते थे कि निश्चित तौर पर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक विकारों का कारण, व्यक्ति की असामान्यता का कारण, व्यक्ति की सामान्य से हटकर जो भिन्न व्यवहार का जो कारण हुआ करता था, वो क्या होता था, उसके दुखी होने का कारण, उसके शारीरिक रोगी होने का कारण, उसके मानसिक रोगी होने का कारण निश्चित तौर पर पाप, भूत प्रेत और जादू टोने हुआ करते थे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, जिसे शैतान का प्रभाव कहा जाता था। मध्यकाल में क्या कहा जाता था बेटा? शैतान का प्रभाव। ठीक है ना। देखो आजकल तो ऐसे ऐसे जिंदा शैतान हैं जो भाई आपने देखा होगा, अभी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते रहते हैं। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, 3 बच्चों की मां अपने 20 साल के प्रेमी के साथ भागी। क्या है मतलब? देखो कैसा क्वेश्चन है सर, सच में भूत भूतनी होते हैं क्या? 100% होते हैं, 100 की 100% होते हैं, कोई डाउट नहीं है। रात्रि को आप किसी ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर जाके अकेले बैठ जाओ और रास्ते में आने जाने वाले लोगों को डराने लग जाओ, बस वो चर्चा फैल जाएगी कि वहां पर, उस जगह पर, उस रास्ते में भूत है। लोग रात को आना जाना बंद कर देंगे। फिर वहां पर आप जो चाहे डांस करो, जो चाहे बुरे कार्य करो, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि आप, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा आप क्यों मानते हैं और इतना ज्यादा क्यों मानते हैं यार? अगर ऐसा होता तो किसी राष्ट्र का अध्यक्ष कोई भूत होता ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी आईपीएस ऑफिसर, अगर उनके आशीर्वाद से, अगर उन भूत भूतनियों के कर्तव्यों से अगर ऐसा हो जाता तो फिर भाई साहब ये सरकार, ये जीवन, ये सब उन्हीं का होता। आजकल ज्यादा बढ़ रहा है, बल्कि आजकल खंडन हो रहा है इसका। कुछ जगहों पर आज भी ऐसी बातें समझी जाती है। तो ये हम मध्यकाल की बात कर रहे हैं, मिडाइवल पीरियड में, यानी मनोवैज्ञानिक विकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है बेटा, चलो देखो आगे पढ़ो। अब उपचार क्या किया जाता था? मिडाइवल यानी मध्यकाल के लोग उपचार क्या करते थे? वही सब धार्मिक अनुष्ठान। अरे भैया यज्ञ करवाना पड़ेगा तुमको, घर में रामायण का पाठ करवाना पड़ेगा, घर में ये करवाना पड़ेगा, शुद्धि करवानी पड़ेगी। 5-7 लोगों को, मतलब 2-5-10 लाख का खर्चा है यार। उस व्यक्ति को तुमने और मार दिया, वो पहले ही गरीब था, वो पहले ही परेशान था, वो पहले ही बहुत दुखी था, और ये जादू टोने और मध्यकाल के लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान करवा के उसे भगवत गीता का पाठ करवाया, जिसमें 5 लाख का खर्चा आ गया। ये लो, वो और 5 लाख के कर्जे में डूब गया। तुमने तो कहा था कि उसके सारे पाप धुल जाएंगे, वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। क्या उल्टा पुल्टा चल रहा है। यस, वेरी एक्सीलेंट। हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी तो हमें उन सबके आगोश में ला देती है। समझ में आया? सामाजिक बहिष्कार, लोग उसका, जो मनोवैज्ञानिक विकारों से पीड़ित है, जो उसका व्यवहार असामान्य है, समाज उसे बहिष्कृत कर देता है, समाज उसे बाहर निकाल फेंकता है कि भाई क्या करो, अरे यार उसके तो भूतनी भरती है भैया, उसको समाज में बैठने मत दो। ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 सेकंड में आता हूं, कोई कॉल है।
क्लियर है? तो यही सारी बातें जो है ना यहां पर देखने को मिलती हैं। वास्तव में आज आप देख लीजिएगा, एक बहुत अच्छे विद्वान थे सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन ने भी लिखा है कि वाकई आज के समय में यानी मध्यकाल के अंतर्गत ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में भावनाएं, मानसिक कष्ट और द्वंद्व के बारे में काफी विस्तार से लिखा है, और इसी के आधार पर उन्होंने मनोगतिक अपसामान्य व्यवहार के आधुनिक मनोगतिक सिद्धांतों की आधारशिला रखी। इन्होंने क्या किया कि वास्तव में आज के समय में ये जो सब देखना है कि व्यक्ति की भावनाओं के साथ ऐसा हो रहा है, मानव के अंदर जो भी नेगेटिव है वही भूत प्रेत जैसे मन, हाँ, जो भी आप बना लेते हैं बात ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है। विद्वान संत ऑगस्टाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्होंने भी मनोगतिक उपागम की आधारशिला रखी। हाँ, मनोगतिक उपागम के जनक की अगर बात करें तो फ्रायड को पढ़ा जाता है, फ्रायड को पढ़ा जाता है, लेकिन आधारशिला तो सेंट ऑगस्टाइन ने ही रख दी थी मध्यकाल में, मिडाइवल पीरियड में। यही बात तो हमको ध्यान रखनी है। तो यहां पर मनोगतिक सिद्धांत या उपागमों की आधारशिला इसी आधार पर रखी कि किस प्रकार से व्यक्ति के जो इमोशंस हैं, किस प्रकार व्यक्ति के जो भाव हैं, किस प्रकार जो उसके यहां पर असामान्य व्यवहार हैं, उसके मानसिक कष्ट हैं, उसके द्वंद्व हैं, उन सब से बचने के लिए इन्होंने भी एक अध्ययन किया, एक रिसर्च की, और उस आधार पर सेंट ऑगस्टाइन ने मध्यकाल में मनोगतिक सिद्धांतों की आधारशिला की नींव रखी और बताया कि भाई यहाँ पर इस प्रकार से इनको हम दूर कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, अगर हम अपनी मन की अवधारणाओं को, अगर हम अपने मन के जो इमोशंस हैं, हमारे भाव भंगिमाएँ हैं, हमारे व्यवहार हैं, अगर हम इनको सही ढंग से प्रस्तुत करें तो। इसी प्रकार मानसिक रोगियों को बंदी बना लिया जाता था पहले, या शारीरिक दंड दिया जाता था, है ना, क्या दिया जाता था। आज भी देखा जाता है, आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिसमें आपने अगर नाम सुना हो तो, जैसे राजस्थान में भी एक जगह है जहां पर मेहंदीपुर बालाजी, जो हमारे निकट ही है, तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि जो मानसिक भाव भंगिमाओं से युक्त विकृत जो लोग होते हैं, उनको बेड़ियों से बांध करके उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, और उस दरबार में आकर वो ठीक होके चले जाते हैं, है ना। ऐसा यहाँ पर देखा गया है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं प्यारे मित्रों, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो सेंट ऑगस्टाइन भी इसकी बात करते हैं और मनोगतिक उपागम की आधारशिला रख देते हैं। तो ये मध्यकाल की चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर कर ली, ठीक है। मध्यकाल में कारण क्या था और उसके उपचार के तरीके क्या थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा पीरियड जो है वो क्या कहता है। ठीक है बेटा, रेनेसा पीरियड क्या कहता है कि बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स कहते हैं। इस समय कुछ सुधारवादी विचारकों ने मानसिक रोगियों को मानवता की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, यानी जो मानसिक रूप से विकृत लोग थे उनको इन्होंने कैसे देखना शुरू कर दिया बेटा, मानवता की दृष्टि से, कि यार वो भी एक मानव है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसे भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उसे भी उसके इच्छा के अनुकूल उसकी आवश्यकताएं पूर्ति, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसे की जानी चाहिए। ऐसा किया, ठीक है। उन्हें कैद करने की बजाय उपचार की आवश्यकता समझी गई कि यार जो मानसिक रोगी हैं, यार उन्हें आप किसी जेल में आप बेड़ियों से बांध कर रखने की बजाय उनको उपचार दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। सिगमंड फ्रायड,
सिगमंड फ्रायड जब मनोरोगियों का, या हम यूं कहें पागलों का, जब इलाज करने के लिए उन्होंने ठाना कि यार कोई व्यक्ति जन्म से तो पागल नहीं होता है, आखिर वो पागल हुआ क्यों, आखिर उसको मानसिक विकृति क्यों आई, आखिर उसका मेंटली डिसऑर्डर, वो साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर कैसे उसको मिला, क्या कारण रहा। तो भाई उन्होंने ऐसा ठाना और एक दिन वो पागलों के हॉस्पिटल चले जाते हैं, मनोरोगियों के अस्पताल में चले जाते हैं। अब वहां पर जब मनोरोगियों की दशा देखी, कोई बिना कपड़ों के घूम रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई खा रहा है तो उसको ज्यादा बिखेर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दूसरे को मार रहा है। जब ये एक्टिविटीज उन्होंने देखी तो उनका दिमाग जो है वो खराब हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने ठाना कि यार ये लोग ऐसी क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो उन्होंने अपने आप को उन पागलों के जैसा बनाया। अगर आप किसी के मन से उसके दिल की बातें निकलवाना चाहते हो, अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हो तो पहले उसके जैसे बन जाओ। तो फ्रायड ने सोचा कि यार सबसे अच्छा तरीका है हिप्नोटिज्म, यानी सम्मोहन विधि। और सम्मोहन विधि होती है यानी पहले आप उसके जैसे तो बनो। यार आप मुझे पाना चाहते हो तो आपको पहले मेरे जैसा बनना पड़ेगा, मैं तभी तो आपको मिलूंगा, ठीक है ना। तो आज आप देखो कितने सारे लोग कहते हैं मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दूंगा, बस तू एक बार हां कह दे यार, पूरी जिंदगी तेरे पर कुर्बान है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, उस सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए, उससे अपनी जिंदगी उसके साथ चलाने के लिए वह आपको, स्वयं को आपके जैसा बना रहा है, इसे सम्मोहन विधि का। तो जब फ्रायड ने ऐसा किया तो फ्रायड स्वयं पागलों के जैसा व्यवहार करते, उनके जैसे बोलते, उनके जैसे खाते, उनके साथ सोते। तो पागलों ने सोचा यार ये तो हमारे जैसा है। तो धीरे धीरे उन पागलों ने अपने मन की अंदर की व्यथा को, अपने दुख को, अपनी उस पीड़ा को, अपने उस एक्टिविटीज को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उनकी मन के विश्लेषण को उन्होंने करना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने स्वप्न विश्लेषण विधि को भी फॉलो किया कि ये लोग सपनों में क्या बड़बड़ाते हैं, सपनों में कौन सा गीत गाते हैं, सपनों में क्या कहते हैं, सपनों में किसको गाली देते हैं। इसका मतलब उनके मन के अंदर की जो उत्कंठा है, जो विकार है, उसका कारण क्या है, उसकी ये एक्टिविटी है। तो वही पहचान, कोई भी जन्म से पागल नहीं होता। तो हमारे यहां पर पुनर्जागरण काल के लोग यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया, सुधारवादी विचारकों को प्रवृत्त किया और सुधारवादी विचारों के आधार पर मानसिक रोगियों को मानवता के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया कि नहीं यार, उनको बेड़ियों से मत बांधो, उनको चार दीवारी के अंदर मत कैद करो, उन्हें कहीं एक जगह पर कैद मत करो, वो कभी ठीक नहीं होगा। यार उन्हें ठीक करने के अवसर दो, आप उनका उपचार करवाओ, आप उन्हें अच्छे लोगों की संगति में ले जाओ, आप उन्हें अच्छे समाज में ले जाओ। जब वो देखेगा कि यार मेरे जैसा कोई नहीं है तो वो समाज के अनुरूप बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो कोई व्यक्ति मनोविकृत है, जो किसी जिंदगी में किसी दंश से पीड़ित है, तो हम उसको वैसा ही एनवायरनमेंट देते हैं, हम उसे पागलों के पागल खाने में डाल देते हैं, तो साला और पागल हो जाता है वो। ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए ये दृष्टिकोण कहता है। फिर आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। फिर किसकी शुरुआत हो जाती है, आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। और साइंटिफिक एंड आपका मेडिकल जो या आप हम कहें मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ से शुरू होती है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मानसिक रोगों को वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश हुई। चिकित्सा पद्धतियों, अवलोकन पद्धतियों और विश्लेषण पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, उसको ऑब्जर्व किया गया, है ना। उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विश्लेषित करके देखा गया कि अगर ऐसा करने पर ये कैसा करता है, ऐसी परिस्थिति में अपनी माँ के साथ कैसा करता है, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने पिता के साथ कैसा करता है। अलग अलग उनको अध्ययन किया गया, जाना गया। समझ में आ गई? ठीक वैसे ही जब एक ड्रंकर की बात करते हैं, एक पियक्कड़ की बात करते हैं,
तो एक पियक्कड़ जो मदिरा पान करता है, शराब का सेवन करता है अधिक, तो वह कभी भी अपने घर वालों को गालियां नहीं देता है। वो गालियां किसको देता है? जिनसे उसे नफरत है, जिनसे वह अपनी उन गालियों के माध्यम से अपने उस क्रोध का प्रदर्शन कर सके। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चिकित्सा पद्धति अगर आप बेहतर देते हो वैज्ञानिक ढंग से, साइंटिफिकली, जिस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने चिकित्सा पद्धति को फॉलो किया, मनोविश्लेषण विधि को फॉलो किया, स्वप्न विश्लेषण को फॉलो किया, हिप्नोटिज्म को फॉलो किया, और साथ साथ एक और शब्द साहचर्य विधि को भी फॉलो किया था यार, FWAT को भी। यानी उनको आजाद छोड़ दिया उन मनोरोगियों को, और उनको जो बोल रहे हैं बोलने दो, यानी उनको फ्री वर्ड, मुक्त शब्द साहचर्य, उसके आधार पर उनको अध्ययन करना, उनको ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना और विश्लेषण करने पर जोर दिया गया, ताकि निश्चित तौर पर उन मनोविकृत या मनोविकारों को दूर किया जा सके, उन मनोविकारों का उपचार किया जा सके। क्लियर? उसके बाद देखिए बेटा, प्रमुख सुधारवादी, इंपोर्टेंट रिफॉर्मर्स नाम, एक थे फिलिप पिनेल। फिलिप पिनेल, इनका योगदान, फ्रांस में मानसिक रोगियों की बेड़ियां हटाई इन्होंने, और उन्हें मानवीय व्यवहार दिया गया। और उन्हें क्या दिया गया? बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर दिया गया। कोई नहीं होता जन्म से पागल, उसे पागल बनाने का माहौल दिया जाता है, उसे पागल बनाने की बेड़ियों से बांधा जाता है। उसे पागल, जन्म से पागल होता ही नहीं कोई, यह असंभव है, यह असंभव है। हाँ, उसे शारीरिक विकृति हो सकती है, मैं मान सकता हूं, है ना, वो अंगू पंगू यानी शारीरिक रूप से विकृत हो सकता है, लेकिन पागल नहीं होता। अगर पागल होता तो फिर आपकी साइकोलॉजी तो कब की, इन पन्नों को फाड़कर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया होता, आपको पढ़नी नहीं पड़ती, जहां पर लिखा है कि बुद्धि जन्मजात योग्यता है। हाँ, रियल बात है, मैं नहीं कहता, दुनिया के बहुत सारे विद्वान कहते हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया, तभी जाकर वो प्रमाणित पुस्तकें आप तक और हम तक पहुंचा, वो सिलेबस जिसको आज आप और हम अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए बेटा, कुछ बातें सिर्फ ख्यालों में होती हैं, कल्पनाओं में होती है, विचारों में होती है, हकीकत में नहीं होती, और हम उनको फॉलो करते जाते हैं कि भैया दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है, लेकिन हम भी सुन रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी सुना रहे हैं। किसी किताब में लिखा हुआ है क्या? किसी ऑथेंटिक मनोविज्ञानी ने कहा है क्या? नेवर, ना, नहीं, कभी नहीं, इट्स नॉट सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिलिप पिनेल, जो कि फ्रांस में एक सुधारवादी हुए, इन्होंने क्या किया? मानसिक रोगियों की बेड़ियां हटा दी और उन्हें मानवीय व्यवहार दिया गया यानी उनको मानव जैसा व्यवहार करने के लिए प्रेरणा दी गई, उन्हें वो एक्टिविटीज दी गई, उन्हें वो एनवायरनमेंट दिया गया, उन्हें वो समाज दिया गया, उन्हें वो लोग दिए गए, ताकि वो ह्यूमन जैसा बिहेवियर करें। और आप करवा के देख सकते हैं। और किसी ने यह भी तो कहा है, एक और मनोविज्ञानी जो शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं, दैट इज एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, वो कहते हैं कि यार आप व्यक्ति को व्यक्ति की तरह उसे व्यवहार कीजिए, उससे आप कहिएगा निश्चित तौर पर, और उस आधार पर अगर व्यक्ति को आप शैक्षिक माहौल देंगे तो वह शिक्षा की बात करेगा। आप व्यक्ति को जैसा माहौल दोगे वह वैसा ही बन जाएगा। अरे वॉटसन ने तो कहा भी है, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा ही बना दूंगा जैसा कि मैं बनाना चाहूं। क्यों यार, वो पागल को भी वैसा बना सकता है जैसा वो बनाना चाहे। हाउ इज इट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स? उसके पीछे का रीजन यही है। तो मुझे कोई भी, उन्होंने कोई वर्ड यूज किया है, कोई भी का मतलब मैं तो पागल दूंगा उसको यार, वो अच्छा बना के दिखाएगा, बना देगा, और बनाना सरल है। लेकिन हमारी फिलॉसफी उल्टी है। हम क्या करते हैं? पागल को पागल का व्यवहार देते हैं, पागल को बेड़ियों से बांध देते हैं, पागल को पागल खाने में डाल देते हैं, पागल को उसको ऐसी परिस्थितियां ऐसी देते हैं, तो वो क्या होगा भैया? और ज्यादा पागल हो जाएगा ना यार, तुमने उसे नेगेटिव वातावरण दे दिया। तो एक व्यक्ति हुए
जो कि फ्रांस के थे, फिलिप पेनेल। उन्होंने क्या किया, फ्रांस में मनोरोगियों की बेड़ियों को हटा दिया और उन्हें मानवीय व्यवहार दिया गया, और सचमुच उनके विकारों को दूर करने में वो सफल हुए। एक था डोरोथिया डिक्स। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में सुधार की पहल की थी इन्होंने, है ना। जितने भी अमेरिका में पागलों के हॉस्पिटल थे, उनमें इन्होंने स्वास्थ्य सुधार की बात की, मानसिक स्वास्थ्य सुधार की, वहां पर पहल की, और बहुत सारे लोगों को सही करके उन्होंने घर भेज दिया। ये सच्चाई भी है ना। ऐसे थे डोरोथिया डिक्स। नेक्स्ट देखिएगा, अब मनोविज्ञान में योगदान, है ना। मनोविज्ञान में योगदान क्या है इनका, वो भी देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। 19वीं 20वीं शताब्दी में फ्रायड, आगे पीएफ स्किनर, जीन पियाजे ने, पता है आपको, याद होगा, अपने ही बालक यानी अपने ही तीनों बच्चों पर, इनकी बेटी जैकलिन और ल्यूसिन तथा बेटा लॉरेंट, इन तीनों पर क्लिनिकल अप्रोच को यूज किया था, और उस आधार पर दुनिया को बताया कि वाकई मनोविकृत विकारों से या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी एक्सीलेंट। चलिए देखिए, पियाजे, आदि मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक विकारों के वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित किया है। कितने सारे तरीके इन्होंने बताए इन सभी मनोविज्ञानियों ने कि किस प्रकार मानसिक विकारों को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार मानसिक विकृतियों से छुटकारा या मुक्ति पाई जा सकती है। यही बात इन सब लोगों ने की है, जिसमें फ्रायड का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, वॉटसन की अभी बात की थी मैंने, स्किनर ने भी यहां पर आपको पता है लर्निंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को जो प्रूव किया दिया, वो एक मतलब आप सोचिए, बिल्ली और चूहे जैसे छोटे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उसे मानव शिशु में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखा कि सचमुच वही समझ में आया कि यार जैसा आप चूहों को, जैसा आप कबूतरों को, जैसा आप जानवरों को एनवायरनमेंट दोगे ना, वो वैसा व्यवहार पक्का करेंगे। तो तुम मानव को दो ना यार। थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट, थैंक्स ए लॉट। अरे एक बात बताइए, मुझे समझाइएगा कि आप जब एक हमारे मनोविज्ञानी स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, आपको पता है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, तो भाई कुत्ते पर प्रयोग किया, बिल्ली पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, तो उन चूहों को, उन कुत्तों को, उन बिल्ली को जैसा एनवायरनमेंट दिया था वैसा ही तो उन्होंने, बिल्कुल 1841 राइट, वैसा ही तो उन्होंने बिहेव करके दिया, वैसी ही तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मुझे बताओ उसके विपरीत दी क्या? नहीं दी। तो जब जानवर दे सकते हैं, जब पशु दे सकते हैं, तो क्या मानव नहीं दे सकता? लेकिन हमारी तो फिलॉसफी गलत है, हमारी तो थ्योरी गलत है, हमारी तो थिंकिंग ही गलत है। हम तो भूत प्रेत जादू टोनों में फंस जाते हैं। अरे यार इसका तो भूतनी का साया है, ये उस रास्ते पर चल पड़ी थी ना, अरे यार आपको पता है उस महिला का पैर उस चौराहे पर पड़ा तो इसीलिए उसके साथ ये हुआ है। अरे भैया मैं कहता हूं क्या गड़बड़ करते जाते हो। और फिर जब आप ऐसे माहौल में चले जाओगे ना तो चार लोग और कह देंगे अरे हाँ यार पक्का 100%, अच्छा उस चौराहे पर गए थे क्या, पक्का यही कारण है। मतलब साली वो बात प्रूव हो गई और ज्यादा अप्रूवल मिल गया उसको, अब आपकी खोपड़ी पूरी सेट हो गई। अरे उल्टे कर्म के लोगों, अरे भाई उसे आप सकारात्मक वातावरण में लेकर जाओ ना, देखना 5 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, वो बदल जाएगा। लेकिन हमारा तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, इसलिए हमारी साइकोलॉजी इस बात को नहीं मानती फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लोगों ने ऐसे कारनामे किए 19वीं 20वीं शताब्दी में, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा वर्तमान दृष्टिकोण, है ना, कंटेम्परेरी व्यू क्या कहता है। अब मानसिक विकारों को बहुकारक दृष्टिकोण से समझा जाता है ना, जैविक,
हाँ, कुछ लोग आज वर्तमान में, ओके, अच्छा आप लोगों की अपडेट नहीं हुई ना पीडीएफ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आज मिलेगी 100% आपको, कुछ भी हो जाए। देखिए जैविक, जैविक में आपके क्या, यानी आपके आनुवंशिक, आनुवंशिक जो भी लक्षण और गुण है ना, आनुवंशिक, आनुवंशिकता यहां पर बहुत मायने रखती है। वर्तमान दृष्टिकोण में बहुत सारे कारक होते हैं आपके मनोविकारों के, ऐसा बताया गया, जिसमें पहला हो सकता है बायोलॉजिकल, जैविक, है ना। यार आपकी धारणा आपके पूर्वजों से आपको मिली है, आपके पूर्वजों के साथ कोई प्रॉब्लम होती थी, वो आपको मिली है, वो आनुवंशिकता का परिणाम है, ठीक है ना। वही लक्षण आप में है, वही डिसेबिलिटीज, वही आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपके साथ है, जी हाँ, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक, आप देखिएगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग हैं, जिसमें यहां पर आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी इस बात की वकालत करता है कि बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनली ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके कारण भी व्यक्ति को मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक विकार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक और सामाजिक, आपकी संस्कृति, आपका समाज, आप जैसी संस्कृति प्रोवाइड करोगे, आप जैसा सामाजिक मूल्य बच्चों को दोगे, निश्चित तौर पर उनमें वैसे ही संस्कार, वैसी ही संस्कृति पनपेगी। आप जैसा बोओगे यार, आप जैसा बीज बोओगे ना, वैसा ही तो फल मिलेगा। हम बीज कैसा बोते हैं और फल की उम्मीद बहुत बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से जो बाकी हैं वो पीडीएफ आज अपडेट हो जाएंगी, डोंट वरी। अब इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, निष्कर्ष। मानसिक विकारों की समझ समय के साथ साथ बदली है। पहले जहां इन्हें अलौकिक माना जाता था, अब इन्हें वैज्ञानिक माना जाने लगा है, अब इन्हें मानवीय माना जाने लगा है, अब इन्हें बहुत समग्र दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। इसीलिए आज इनके बहुत सारे उपचार, आज इनकी बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां, आज इनको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तरीकों से इनसे बचा जा सकता है, निश्चित तौर पर पहले की तुलना में, ठीक है, निश्चित तौर पर यह बात ध्यान रखने की है। तो प्यारे मित्रों, तो ये बातें थी आपकी संपूर्ण मनोवैज्ञानिक विकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, ठीक है। ऐतिहासिक, इसके बाद होगा बेटा स्टैटिक्स वाला टॉपिक। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कहानी थी। अब हम यानी अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रकार कितने हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक विकार हैं और उनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विकार हम लोग सीखेंगे जो अकॉर्डिंग टू आपकी एनसीईआरटी लेवल के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।